न्यूयॉर्क शहर में एडी अपनी वैन को रिपेयर शॉप से वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने किराए के सारे पैसे देने के बाद भी वह बिल का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस समय उसे अपनी बेटी सारा का फोन आता है, लेकिन वह मैकेनिक से बहस करने के लिए उसे अनदेखा कर देता है। एडी बताता है कि उसे अपनी बेटी को लेने और डिलीवरी करने के लिए वैन की जरूरत है, लेकिन मैकेनिक अभी भी परवाह नहीं करता है। इसके बाद एडी को अपनी पूर्व पत्नी का फोन आता है, जो उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने सारा को नहीं लिया है, जो अभी भी स्कूल में उसका इंतजार कर रही है। वह उसे याद दिलाती है कि वह कभी भी अपनी बेटी को प्राथमिकता नहीं देता है और फोन काट देता है। हताश होकर एडी ने टेबल पर एक कर्मचारी का बटुआ देखा। वह मालिक को तब तक भड़काता है जब तक कि वह खुद को टेबल से नहीं टकरा देता, जिससे वह बिना किसी की नजर पड़े बटुआ चुरा लेता है। जाने के बाद वह बटुआ चेक करता है और ये देखकर निराश होता है कि उसमें बहुत पैसे नहीं है। वह कार के दरवाजे के हैंडल को खींचना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि कोई ऐसा दरवाजा मिले जो खुला हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कारों में से एक का दरवाजा भौंकता है जो उसे चौंका देता है, लेकिन एडी उससे दोस्ती कर लेता है और उसे पानी भी पिलाता है। वह अपने दोस्तों को पैसे मांगने के लिए फोन भी करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लॉटरी टिकट खरीदना भी काम नहीं आता क्योंकि उनमें से किसी में भी पुरस्कार नहीं होता। अगली बार जब सारा एडी को फोन करती है तो वह फोन उठाता है और उसे छोड़ने के बारे में शिकायत सुननी पड़ती है, लेकिन कम से कम वह ये भी कहती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है। कॉल खत्म होने के बाद एडी ने एक बहुत ही शानदार एसयूवी को एक दूरदराज के पार्किंग लॉट में देखा और दरवाजा चेक किया। उसे आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला था। वह तुरंत अंदर गया और कुछ भी कीमती खोजने लगा, लेकिन उसे केवल धूप का चश्मा मिला। जब कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता है तो वह अपना चेहरा छिपाने के लिए दूसरी तरफ देखना सुनिश्चित करता है। चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं होने पर एडी जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पाता है कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और अब लॉक हो गया है। वह घबरा जाता है और दूसरे दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है और उन्हें धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके पास से गुजरता है तो उसे फिर से छिपना पड़ता है। फिर वह सभी खिड़कियों पर मुक्का और लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे टूटती भी नहीं है। अचानक डैशबोर्ड पर एक टैबलेट बजने लगती है जिसमें आंसर मी नामक संपर्क से कॉल आती है। एडी इसे अनदेखा करता है और बाहर निकलने का रास्ता तलाशता रहता है, इस बात से अनजान कि कोई उसे कार में छिपे कैमरे से देख रहा है। आखिरकार उसे एक डिब्बे में एक लूब रिंच मिलता है और वह उससे खिड़की पर वार करता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। जैसे ही टैबलेट बजना बंद हो जाता है, एडी दरवाजे पर लगे पैनल को तोड़ता है और अपना हाथ अंदर डालता है, लेकिन गलती से धातु के एक टुकड़े से उसका हाथ चोटिल हो जाता है। जल्द ही टैबलेट फिर से बजने लगता है और एडी पैनल को हटाते हुए इसे अनदेखा करना जारी रखता है, जिससे दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वह अपना फोन आजमाता है, लेकिन उसे सिग्नल नहीं मिलता। कोई और विकल्प न देखकर एडी फोन उठाता है और कार के मालिक विलियम से मिलता है। एडी उसका अपमान करता है और आजादी की मांग करता है, लेकिन विलियम बस हंसता है और सजा के तौर पर सीटों पर उसे टेस्ट करता है। विलियम बताते हैं कि उनकी कार में 6 बार सेंध लगाई गई है, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने एक विशेष सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है जो वाहन को जेल की तरह काम करने देती है। घबराकर एडी अपने बैग से बंदूक निकालता है और खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन गोली बुलेट प्रूफ ग्लास पर उछलकर उसके पैर में लग जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उस समय एक महिला पास में एक कार पार्क करती है और एडी मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़कियों पर टिंट लगा होता है और वे ध्वनिरोधी होती हैं, इसलिए वह उन्हें केवल दर्पण के रूप में इस्तेमाल करती है और चली जाती है। एडी के पैर से बहुत खून बह रहा है, फिर भी विलियम खुद को डॉक्टर बताते हुए एम्बुलेंस बुलाने से इनकार कर देता है। जब एडी फिर से अपना फोन आजमाता है तब भी वह काम नहीं करता है और विलियम स्पष्ट करता है कि कार सभी सिग्नल जाम कर रही है। अपने जूते के फीते को अपने पैर के चारों ओर बांधना खून बहने को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है और विलियम हर बार जब वह बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे बिजली के झटके देता है, इसलिए खून की कमी और बिजली के संयोजन से एडी बेहोश हो जाता है। जब तक वह उठता है तब तक रात हो चुकी होती है और बारिश हो रही होती है। एडी को आश्चर्य होता है कि उसके पैर और हाथ की चोटों पर पट्टी बंधी हुई है। वह खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए अपना बैग चेक करता है, लेकिन उसकी पानी की बोतल और उसका स्नैक बैग दोनों खाली हैं। अगली सुबह विलियम फिर से कॉल करता है और अपने जीवन के बारे में एक कहानी साझा करने की कोशिश करता है, जिससे एडी भड़क जाता है। विलियम उसे फिर से बिजली का झटका देता है और फिर एयर कंडीशनिंग चालू करके योडेलिंग संगीत बजाता है। पहले एडी कहता है कि गाना ठीक है, लेकिन ये घंटों तक चलता रहता है और उसे बिल्कुल पागल कर देता है। उस रात उसे इतनी ठंड लग रही थी कि उसने सीट कवर को कंबल की तरह इस्तेमाल किया। जब विलियम ने फोन किया तो एडी ने ईमानदारी से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी बदतमीजी नहीं करेगा। बिना कुछ कहे विलियम ने एयर कंडीशनिंग बंद कर दी, लेकिन फिर भी उसे जाने नहीं दिया। अगली सुबह एडी ने खाली पानी की बोतल में पेशाब कर दिया और फिर कार को नष्ट करना शुरू कर दिया ताकि कोई रास्ता मिल सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। जब विलियम ने उसका मजाक उड़ाने के लिए फोन किया तो एडी ने देखा कि कोई बालकनी से पार्किंग स्थल को घूर रहा है। वे बात करना शुरू करते हैं और जब एडी बदतमीज हो जाता है तो उसे फिर से बिजली का झटका लगता है। यह उसे यह बताने से नहीं रोकता कि अगर विलियम उसे मरने देता है तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। एडी ने समझाया कि उसने कभी किसी को नहीं मारा और उसकी बंदूक सिर्फ सुरक्षा के लिए है। हालांकि विलियम को इसकी परवाह नहीं है और उसे लगता है कि पुलिस बेकार के मूर्ख हैं, इसलिए वह पकड़ा नहीं जाएगा। विलियम ने यह भी बताया कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 4 महीने बचे हैं, इसलिए वह बदलाव लाना चाहता है। चूंकि सिस्टम स्पष्ट रूप से काम नहीं करता है, इसलिए न्याय पाना उसके ऊपर है। वह एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है क्योंकि वह उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहता है। अगर यह एडी का पहला अपराध है तो वह ज्यादा नरमी से पेश आएगा, लेकिन अगर उसका कोई आपराधिक इतिहास है तो वह एडी की उंगलियां काट देगा, जैसे कुछ देशों में लोग चोरों के साथ करते हैं। एडी उसे नंबर देने से मना कर देता है और बताता है कि लोग चोरी करने के लिए मजबूर है क्योंकि सिस्टम उन्हें नौकरी देने में विफल रहा है, जबकि विलियम जैसे अमीर लोग सारी दौलत जमा कर लेते हैं। नाराज विलियम उसे फिर से टेस्ट करता है और संगीत को फिर से शुरू करने
के लिए कॉल समाप्त करता है। शाम को कार का तापमान बढ़ने लगता है और एडी को असहनीय गर्मी से निपटने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं। उसे लगता है कि बारिश उसका मजाक उड़ा रही है और वह अपना मूत्र पीने के बारे में भी सोचता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। विलियम उसे अपने सामाजिक सुरक्षा नंबर के बदले में पानी और सामान्य तापमान देने के लिए कॉल करता है और एडी के पास इस सौदे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। एक बार जब विलियम के पास नंबर आ जाता है तो वह हीटर बंद कर देता है और बताता है कि जब वह अपने कैदी के घावों का इलाज करने आया था तो उसने सीट के नीचे पानी की बोतल छिपा दी थी। एक ही बार में पूरी बोतल पीने के बाद एडी सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जैकेट की जेब में कुछ ऐसा है जो उसे परेशान कर रहा है। ये लॉटरी टिकट है जो उसने पहले खरीदा था और एक ऐसा टिकट है जिसे उसने अभी तक खरोचा नहीं है। वह अब ऐसा करता है और जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी जरूरत के पैसे जीत लिए हैं तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं पाता। विलियम फिर से कॉल करता है कि क्या हो रहा है और एडी खाने की भीख मांगता है। अपने अपराध के लिए बहुत ही मीठी बोली के साथ ईमानदारी से माफी मांगता है, ये तय करते हुए कि एडी एक पागल नहीं है। विलियम ने एक स्नैक दिखाने के लिए ग्लव कंपार्टमेंट खोला। एडी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बंद होने से पहले अंदर एक स्विच देखा। विलियम को जब दूसरा कॉल आया तो उसने फोन काट दिया, लेकिन एडी ने स्पीकर पर उसकी आवाज सुनी और बातचीत से पुष्टि हुई कि विलियम एक डॉक्टर है। फिर वह आदमी घोषणा करता है कि उसे जाना चाहिए। एडी ने बालकनी पर एक आकृति को हिलते हुए देखा, जिसका मतलब है कि वह उसका अपहरण करता है। एक बार जब विलियम बालकनी से चला गया तो एडी ने कैमरे के लिए अपनी मध्यमा उंगली उठाई और कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसका मतलब है कि विलियम अब उसे नहीं देख रहा है। फिर एडी ग्लव कंपार्टमेंट को तोड़ता है और अंदर के सर्किट की तस्वीर लेता है ताकि वह विश्लेषण कर सके कि वह किसके साथ काम कर रहा है। वह अपना हाथ अंदर डालता है और स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसका नाखून बुरी तरह टूट जाता है। जब वह फिर से कोशिश करता है तो सीटें उसे परेशान करना शुरू कर देती हैं क्योंकि विलियम वापस आ गया है और उसने उसे देख लिया है। अगले दिन एडी आराम करने का नाटक करते हुए आगे की सीट पर बैठा रहता है, लेकिन वह अपना पैर ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर डालकर स्विच पाने की कोशिश करता है। एक और दिन बीत जाता है और उसका शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि उसके पास अपना मूत्र पीने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। उस रात एडी का पैर आखिरकार स्विच तक पहुंचने और कार की पावर चालू करने में कामयाब हो जाता है। वह तुरंत ड्राइवर की सीट पर कूद जाता है और कार को चालू कर देता है, लेकिन कार कुछ ही मिनटों में रुक जाती है। विलियम उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे बुलाता है और कार फिर से चल पड़ती है, लेकिन इस बार कार का मालिक उसे दूर से नियंत्रित कर रहा होता है। जैसे ही कार सड़कों से गुजरती है, विलियम शास्त्रीय संगीत बजाता है और बताता है कि हर कोई डर में जी रहा है क्योंकि अपराध ने न्यूयॉर्क पर कब्जा कर लिया है। एडी तब घबरा जाता है जब कार खतरनाक तरीके से तेज चलने लगती है और आखिरकार एक अंधेरी गली में रुक जाती है जहां दो अपराधी एक आदमी को पीट रहे होते हैं। विलियम कार की लाइट जलाता है और हॉर्न बजाता है, जिससे एक बदमाश का ध्यान उसकी ओर जाता है जो अपनी शर्ट उठाकर दिखाता है कि उसके पास बंदूक है। कार की गति बढ़ जाती है और वह उस आदमी को कुचल देता है जबकि विलियम हंसता है। दूसरा बदमाश डर के मारे भागने लगता है और उसके पीछे गोली चलाता है, लेकिन बुलेट प्रूफ शीशे पर गोलियां कुछ नहीं लगती। पीछा शुरू होता है और अपराधी कार को बचाने के लिए अचानक मुड़ता है, लेकिन सड़क पर एक गेट लगा होता है। विलियम कार को तेज चलाता है और उसे गेट से टकराता है, जिससे वह आदमी घायल हो जाता है। जब वह खड़ा होने की कोशिश करता है तो कार तब तक धक्का देती रहती है जब तक कि वह आदमी गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाता और खून बहने लगता है। बहुत चिल्लाने के बाद एडी विलियम को रुकने के लिए मना लेता है और कार पीछे की ओर बढ़ जाती है। हालांकि विलियम सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा होता है और वह उस आदमी की खोपड़ी को कुचलने के लिए कार को फिर से आगे बढ़ाता है। गुस्से में एडी हर तरह के बुरे शब्द चिल्लाना शुरू कर देता है, इसलिए विलियम जोर से संगीत बजाता है और कार को फिर से सड़कों पर चलाता है। ये बहुत तेज चल रही है और मुश्किल से दूसरे आने वाले वाहनों को चकमा दे पाती है। यह एक पार्किंग बिल्डिंग में घुस जाती है और बहुत तेजी से रैंप पर चढ़ती है जब तक कि यह छत तक नहीं पहुंच जाती, जहां यह एडी को हिलाने के लिए और भी तेजी से चलती है। जब वह कार को किनारे पर पहुंचता हुआ देखता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन यह आखिरी सेकंड में रुक जाती है, जिससे एडी का सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह एडी कार में उठता है जो अभी भी शहर से गुजर रही होती है। विलियम ने खुलासा किया कि वह एडी के परिवार से मिलने गया था और सारा को स्कूल भी ले गया था, ये दिखावा करके कि वह एक गैर लाभकारी संगठन के लिए काम करता है। जबकि विलियम एडी को उसके पूर्व गुजारा भत्ता के पैसे न चुकाने के लिए डांटता है। कार स्कूल के सामने रुकती है और सारा को बाहर आते देखकर एडी घबरा जाता है। वह अकेली घर जाती है और कार उसका पीछा करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि वह उसके ठीक बगल से गुजरती है जैसे कि उसे मारने की कोशिश कर रही हो। सारा फिर से कार को अपने पीछे आते हुए देखती है और अपने स्कूटर पर तेजी से जाने की कोशिश करती है, जबकि एडी रोता है और वह सभी तरह के शब्दों के साथ माफी मांगता है। विलियम के लिए यह पर्याप्त नहीं है, वह कार को और तेज चलाता है। इसे रोकने के लिए बेताब एडी अपनी बंदूक पकड़ता है और खुद को मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई गोली नहीं होती। विलियम समय रहते कार को सारा से बचा लेता है और बताता है कि जब उसने एडी को सिल दिया था तब उसे गोलियां लगी थी। बाकी दिन एडी चुप रहता है जबकि विलियम सिस्टम के खिलाफ बड़बड़ाता रहता है। जब रात होती है तो एडी आखिरकार गुस्सा हो जाता है। वह सभी कैमरे निकाल देता है और टैबलेट को तब तक मारता रहता है जब तक वह टूट न जाए। कार नहीं रुकती, इसलिए एडी अपने फोन पर सारा की तस्वीरें देखता है और उसके लिए एक दिल से भरा संदेश रिकॉर्ड करता है। एक अच्छा पिता न होने के लिए माफी मांगता है। दुर्भाग्य से वह इसे भेज नहीं पाता क्योंकि सिग्नल अभी भी कार से जाम है। कुछ क्षण बाद वाहन एक अलग पार्किंग स्थल पर रुकता है और विलियम हाई कहने के लिए खिड़की नीचे करता है। एडी घबरा जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे तब तक मारता रहता है जब तक वह शांत नहीं हो जाता। एडी के मल की बदबू से निपटने के लिए कुछ परफ्यूम छिड़कने के बाद विलियम उसे कुछ जिप्टाई देता है और उसे अपनी कलाई बांधने के लिए कहता है। पहले तो एडी मना कर देता है, लेकिन विलियम द्वारा उसे फिर से झटका देने के बाद उसे उसकी बात माननी पड़ती है। एक बार जब एडी के हाथ कार में हुक से बंधे होते हैं तो विलियम अंदर चला जाता है और पीछे की सीट पर एक बैग छोड़ देता है। गोलियों को बंदूक में वापस डालने के बाद
बाद विलियम एडी को सिगरेट पीने देता है और उसके खाने के लिए कुछ गमी बियर गिराता है। फिर वह शास्त्रीय संगीत चालू करता है और निकल जाता है। यात्रा के दौरान एडी विलियम की बेटी के बारे में सवाल पूछता रहता है, जिससे उसे कई बार कार रोकनी पड़ती है। बस एडी का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है। विलियम नई पीढ़ी के बारे में बड़बड़ाता है और बताता है कि उसकी बेटी को कुछ चोरों ने मार डाला था, जिन्होंने उसकी कार चुराने की कोशिश की थी। वह एडी के सिर पर अपनी बंदूक भी रख देता है, क्योंकि वे न्याय का मतलब क्या है इस पर बहस करना शुरू कर देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है, एडी अपना पैर ग्लव कंपार्टमेंट के अंदर रखता है जब तक कि वह स्विच दबाने में कामयाब नहीं हो जाता, जिससे बिजली बंद हो जाती है। कार नियंत्रण खो देती है और एक चट्टान के किनारे से गिर जाती है, जिससे एडी की नाक डैशबोर्ड पर टूट जाती है। विलियम गलती से बंदूक चला देता है और गोली पीछे से उसे लगने से पहले कुछ खिड़कियों से टकराती है। चट्टान से लुढ़कने के बाद कार एक नदी के पास रुकती है और दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। सुबह फोन संदेश भेजता है क्योंकि जैमिंग सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। एडी पहले उठता है और जिप टाई से संघर्ष करना शुरू कर देता है। वह उसी समय मुक्त होने में कामयाब हो जाता है जब विलियम जागता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अपने पूरे गुस्से के साथ एडी विलियम को पीटता है और बंदूक को गोली मारने के लिए तैयार करता है, लेकिन उसी समय उसका फोन सारा के कॉल के साथ बजना शुरू हो जाता है। विलियम उसे जवाब देने के लिए कहता है और एडी को सारा कहते हुए सुनाई देता है कि वह बहुत चिंतित है क्योंकि उसने उसका संदेश सुना है। एडी उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है और बाद में उसे लेने का वादा करता है। अचानक कार के इंजन में आग लग जाती है और एडी विलियम से दरवाजे खोलने के लिए कहता है। हालांकि विलियम कहता है कि यह मजेदार था और मर जाता है। फिर एडी विलियम के बैग की जांच करता है और एक हथौड़ा पाता है जो आखिरकार एक खिड़की को तोड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत है। आग की लपटों के बाकी वाहन तक पहुंचने से ठीक पहले एडी कार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वह अपनी जीतने वाली लॉटरी टिकट लेकर चला जाता है। विलियम के शरीर को जलने के लिए छोड़ देता है। जब वह सड़क पर पहुंचता है तो एक ड्राइवर उसे खून बहता हुआ देखता है और तुरंत उसे सवारी देने की पेशकश करता है। कुछ क्षण बाद एडी वैन लेने जाता है, लेकिन मैकेनिक अभी भी मरम्मत का काम पूरा कर रहा होता है। देर से नहीं पहुंचना चाहता। एडी उसे बेचने का फैसला करता है और एक साइकिल लेता है जिस पर वह स्कूल जाता है। वह सारा को बहुत कसकर गले लगाता है।